हे दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अभी के टाइम पे एज ऑफ जुलाई मार्केट जो है वो करंटली ओवर वैल्यूड है। यस ये है, या ये ओवर वैल्यूड नहीं है। ओके, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे इन 6 मैट्रिक्स के साथ। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, बफेट इंडिकेटर, वीआईएक्स, एफआई एक्टिविटी एंड आरबीआई रेट कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जहां पे आप थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करते जाओगे। तो आपको आपके लॉस को सिक्योर करना है और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय अ लॉट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैट्रिक को देखते हैं, पीई रेशियो। पीई रेशियो जो है हम मार्केट का करंटली देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का पीई रेशियो है। ओके, ये किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं है। अब ये पीई रेशियो जो है वो करंटली 22.5 पे है। अब पीई रेशियो का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। दैट मीन्स मैं 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितना इसका मल्टीपल दे रहा हूं। दैट मीन्स अभी के करंट टाइम पे ये है 22.5। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ। इसको हम देखेंगे कि मैं 22.5 रुपीज एक बैंक को दे रहा हूँ टू गेट दिस 1 रुपी अर्निंग। अभी मेरा बैंक का एफडी क्या होता है? बैंक का फिक्स डिपॉजिट का रेट है मान लो 5.5%। दैट मीन्स मैं बैंक में अगर 1 लाख की एफडी कर रहा हूँ तो बैंक मुझे 5,500 रुपया इंटरेस्ट दे रही है, तो ये मेरी अर्निंग रही। तो अगर मार्केट की पीई रेशियो अभी करंटली 22.5 है, दैट मीन्स 22.5 पे मार्केट का जो रिटर्न है इन्वेस्टर के पास वो सिर्फ 4.4% है। तो आप मुझे बताओ, इन्वेस्टर के पास मोटिवेशन क्या है टू पुट द मनी इन द मार्केट? वो उससे अच्छा किसी बॉन्ड में या फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा जहां पे उसको 5.5% मिल रहा है। ओके, ये मार्केट का एज ऑफ नाउ पीई वैल्यूएशन का रेशियो है। बट यही पीई वैल्यूएशन अगर कम नीचे आ जाती है एट अ पॉइंट ऑफ 19 पीई, तो उसका रिटर्न जो है वो 5.2% हो जाता है, जो कि एट पार हो जाता है बैंक एफडी को। इसलिए पीई जो है, वेन एवर इट इज लेस देन एक 20, एक मीडियन लेवल माना जाता है। वेन एवर इट इज लेस देन 20, दैट मीन्स हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट जो है वो करंटली अंडर वैल्यूड है। सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट टू गो अप, एंड वेन एवर इट इज अबव 20, दैट मीन्स मार्केट इज एट अ हायर वैल्यूएशन। तो ये लोअर वैल्यूएशन रहा और ये हायर वैल्यूएशन रहा। अब इसके पीछे एक और एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि मार्केट का पीई जब भी अगर 18, 19, 20 ऐसे रेंज में आपको मिले, ओके, तो एटलीस्ट मिनिमम 4-5 ईयर्स पीरियड पे आपने एटलीस्ट 5.5% का फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न सिक्योर कर लिया। सो दैट वाई इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रिफर कि मार्केट का जो पीई है वो लेस देन 20 का मुझे मिले फॉर मी टू मेक अ बल्क इन्वेस्टमेंट। सो फ्रॉम पीई परस्पेक्टिव, मार्केट जो है विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 22.5, which is not very high, but it is also not very low at this point in time. So we can say it is moderately valued. यही कंक्लूजन पीई रेशियो से हमें मिलेगा। सेकेंड इंडिकेटर जो हमें समझना है विच इज पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो को अगर समझना है ना, एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से यू ओन अ हाउस, आपका घर है, आपके घर पे फर्नीचर्स है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, टीवी है, और आपके घर की भी खुद की एक वैल्यू है। ओके, अब एक घर के आपके कुछ यूटिलिटीज है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहा, वाटर का बिल रहा, मेंटेनेंस के चार्जेस रहे। ओके, सो मान लो मैं आता हूँ और मैं आपके पूरे घर को खरीदना चाहता हूँ। ओके, जहां पे आपका सामान, फर्नीचर, सब कुछ मैं ले लेता हूँ। अब इसके बाद में मैंने इस घर को अगर बेच दिया, ओके, और इसके एसेट्स और आइटम्स को भी बेच दिए, तो फाइनली मेरे पास जो पैसा बचेगा, लेट्स से मेरे पास 100 रुपया बचा, और इसमें से जो यूटिलिटीज है ये मेरी लायबिलिटी है बिजनेस की, राइट, ये मुझे पे करनी पड़ेगी। ये लायबिलिटी मान लो एक 60 रुपीज के आसपास है। तो मेरे पास फाइनल जो नेट कैश जो बैलेंस रहेगा वो 40 रुपीज का रहेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझना है इसको। सो ये जो 40 रुपीज है ना, ये बुक वैल्यू में ना माना जाता है। सो अगर मैं मार्केट में अभी करंटली जो लिस्टेड कंपनीज है निफ्टी 50 के, उन 50 कंपनीज का बुक वैल्यू पकड़ू ना, तो उस बुक वैल्यू मतलब मैं 40 रुपीज के बुक वैल्यू के लिए 3.5 टाइम्स का मल्टीपल दे रहा हूं। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 रुपीज मैं पे कर रहा हूं मार्केट में उन 50 कंपनीज को खरीदने के लिए, जिसकी बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज है। अब ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली अब अगर आप बुक वैल्यू का रेंज देखोगे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज बुक वैल्यू का इज बिटवीन 2 to 4। अब देखो मार्केट कभी 2.5 2 के रेंज पे आया था, बहुत कम 2 के रेंज में आता है। ये आया था जब भी वो लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था, राइट, 2008-9 का। एंड देन दिस वाज ड्यूरिंग कोविड व्हेन इट फेल डाउन टू लेस देन 2। एंड बीच में काफी सारे 2012 पीरियड में, 2013-14 इलेक्शन के पीरियड पे, और फिर यहाँ पे भी बीच में, अभी जब भी अक्टूबर का पीरियड था, ये वाले साइकिल के पीरियड में मार्केट जो है वो टाइम पे ये लो डाउन हुआ था। अभी रिसेंटली जो मार्केट लो डाउन हुआ था वो मार्च अप्रैल के पीरियड में हुआ था, where it fell down to somewhere close to 3.1. ओके,
सो बिटवीन 2 to 3 ये एक कॉमन रेंज माना जाता है. About 2 to 4, when it reaches near to 2, that is the best time to buy the market. And when it reaches near to 4, it is very difficult because market में आप काफी ज्यादा वैल्यू पे कर रहे हो आपके नेट बुक वैल्यू के लिए, बिकॉज एट द एंड आपको ये लायबिलिटीज पे करनी है. मैंने घर बेच दिया, सामान बेच दिया, तो भी मेरे हाथ में फाइनल जो बुक वैल्यू मिलती है कैश, वो है 40 रुपीज. सो दैट्स व्हाट दिस प्राइस टू बुक वैल्यू मींस. अभी करंटली जो बुक वैल्यू है मार्केट की, दैट इज 3.5, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई बट ऑल्सो नॉट वेरी लो. सो इसको भी हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी एक मॉडरेटली वैल्यूड लेवल पे है, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि मार्केट अभी करंटली यहाँ से पीक नहीं जा पाएगा, बट यहाँ से बॉटम भी जाने के चांसेस इसके मीडियम टू लो लगते हैं. ओके, सो ये दो इंडिकेटर्स आपको समझ में आ गए. सो लेट्स मूव ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू के आगे. अब पीई और बुक वैल्यू को हम चाहते हैं कि मार्केट जो है वो इसको नीचे लेकर आए. ओके, पीई की वैल्यू जो अभी करंटली 22.5 है, ये नीचे आया 19-20 के रेंज में. और प्राइस टू बुक वैल्यू जो भी अभी करंटली 3.25 है, ओके, ये भी करंटली नीचे है 3.1 या लेस देन 2 के रेंज में. बट ये कब आएगा? अब प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग. ओके, और प्राइस टू बुक का फॉर्मूला क्या है? प्राइस टू बुक. अंडरस्टैंड करना इस कॉन्सेप्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट. कि अर्निंग जो है ना कंपनी की, जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है, मुनाफा जो है, जो फाइनल अर्निंग जो है, दैट गोज इनटू द बैलेंस शीट. अब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है समझने में, बट इन अ वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस अर्निंग गोज टू द बैलेंस शीट विच एड्स अ बुक वैल्यू टू द कंपनी. बट इन अ वे समझना कि ये बुक वैल्यू जो है वो तभी बढ़ेगी जब जाके कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी. सो द मेन ट्रिगर इस पूरे कैलकुलेशन में पी नहीं है, बी नहीं है, मेन ट्रिगर है अर्निंग. सो अगर कंपनी की अर्निंग बाय एनी वे बढ़ती है, तो फाइनली क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर अगर बढ़ा तो मेरा पीई रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली 19-20 पे आना चालू हो जाएगा. अगर मार्केट इसी पॉइंट पे सस्टेन करती है तो भी मार्केट जो है 19-20 के वैल्यूएशन पे आ जाएगी, लोअर वैल्यूएशन पे आ जाएगी, तब जाकर मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं. तो मेरे लिए मेन अर्निंग, मेन ट्रिगर जो होगा पीई और पीबी वैल्यू को नीचे लेकर आने का, दैट विल बी अर्निंग. सो वी हैव टू एनालाइज की वेदर दिस कंपनीज विल एंड अप अर्निंग गुड और नॉट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंडिकेटर, विच इज अ बफेट इंडिकेटर. नो, बफेट इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गया ना, यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर एवर इन योर लाइफ. आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मार्केट चलता कैसे है. अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट का एक कैपिटलाइजेशन है और एक जीडीपी ग्रोथ है. अब जीडीपी क्या है? इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये एक इंडिया की जीडीपी है, इंडिया कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है. अभी करंटली एज ऑफ जुलाई 2025, एज ऑफ द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो, इंडिया ने 3.8 ट्रिलियन वर्थ का जीडीपी का प्रोडक्शन आया है इस साल में. ओके, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज सिटिंग एट 5.31 ट्रिलियन. अब इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या कंपनीज लिस्टेड है और उसका पोर्शन कितना है. सी, इसको एक एक एग्जांपल से समझना कि एक पिज्जा का स्लाइस है. ये मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए. पिज्जा का स्लाइस है, लेट्स से दिस इज अ कंप्लीट पिज्जा, और ये एक पिज्जा का स्लाइस है. सो इंडियन मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है ना, उनकी साइज सिर्फ इतनी है कंपेयर टू ओवरऑल इंडियन मार्केट, क्योंकि बाकी की जो ये जो है, दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड दीज आर द ओनली पब्लिक कंपनीज अवेलेबल. ओके, विच इज देयर इन द मार्केट एज ऑफ नाउ. अब मान लो ये पिज्जा की प्राइस है 100 रुपीज. तो करंटली मार्केट में जो पब्लिक कंपनीज की जो वैल्यूएशन चल रही है ना, वो चल रही है 140 रुपीज. आप मुझे बताओ, आपको पूरा पिज्जा 100 रुपीज में मिल रहा है, और एक पिज्जा का एक जो स्लाइस है जो कि मार्केट में लिस्टेड है, ओके, इकोनॉमी के जो लिस्टेड कंपनीज है, उनका जो स्लाइस है वो 140 रुपीज पे चल रहा है. व्हाट मेक सेंस टू यू? इट मेक सेंस कि मैं जाकर पूरे पिज्जा को खरीदूं, क्योंकि उसके साथ मुझे स्लाइस और बाकी का बड़ा पोर्शन भी मुझे मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट बफेट इंडिकेटर टेल्स अस कि अगर मार्केट के लिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन पूरे पिज्जा से ज्यादा है, दैट मींस एक छोटे से स्लाइस का वैल्यूएशन अगर पूरे मार्केट, पूरे पिज्जा से बड़ा है, दैट मींस मार्केट इज ओवर वैल्यूड. और अभी करंटली मार्केट कैप टू जीडीपी, ये जो रेशियो है, दैट इज सिटिंग एट 140%. ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूं टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मार्केट में है क्या. सो मार्केट में ओवरऑल प्राइवेट कंपनीज जो है वो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली प्राइवेट कंपनीज अंडर वैल्यूड है, और रिलेटिवली पब्लिक कंपनीज है वो हद से ज्यादा वैल्यूड है. सो बुफेट इंडिकेटर क्या कहता है कि अगर मार्केट कैप, ओके, टू जीडीपी whenever it is 1, ओके, अगर इसका ये भी, इसको भी 100% वैल्यूड है और ये भी अगर 100% वैल्यूड है, दैट मीन्स मार्केट एक फेयरली वैल्यूड जोन पे है. इफ इट इज लेस देन 1, मार्केट इज अंडर वैल्यूड, एंड इफ इट इज मोर देन 1, okay, then means that means market is overvalued. So as per Buffett indicator, if we see, market is currently sitting at 140% of the GDP. GDP ये पूरा पिज्जा है,
जो कि 100 रुपीज का है, बट सिर्फ मार्केट जो कि एक स्लाइस है पिज्जा का, वो खुद 140 रुपीज में बिक रहा है। ओके, सो दैट इज 140, मतलब 40% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो सिर्फ एक छोटे से स्लाइस के लिए। इसका मीनिंग ये रहा। सो मार्केट एज पर बुफेट इंडिकेटर इज वेरी हाईली वैल्यूड, और बुफेट इंडिकेटर काफी सक्सेसफुल रहा है इन पास्ट ऑल्सो। So that's an understanding that as per Buffett indicator, it is very highly valued market, Indian market as of now. दोस्तों ये वीडियो अगर यहाँ तक आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज VIX। VIX इंडिकेटर का सिंपल डेफिनेशन अगर हमें समझे तो ये एक फियर इंडेक्स कहा जाता है। नाउ व्हाट डज दिस इंडेक्स मीन, दैट अगर ये एक फियर इंडेक्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई तो दैट मीन्स देयर इज अ हाई फियर इन द मार्केट। मार्केट में फियर सबसे ज्यादा कब आता है? जब मार्केट गिरता है, बॉटम पे फियर आता है। पीक पे फियर नहीं आता है, पीक पे जो है मार्केट में ग्रीड आता है। सो दिस इज अ फियर इंडिकेटर। सो मार्केट में अगर विक्स की वैल्यू करंटली अगर वेरी लो है, दैट इज एज ऑफ नाउ मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मार्केट में विक्स वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, which is at a lowest point, which indicates overvaluation. And if it is very high, that means during this COVID fall, then बीच में भी जब ये आया था 2001 to 2021-22 के करेक्शन में मार्केट में VIX जो है वो बढ़ गया था, दैट मीन्स देयर वाज अ फियर। अब इसमें एक और एक समझना है कि मार्केट कितने देर तक फियर में रहता है और कितने देर तक ग्रीड में रह सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ इफ यू सी कंजिक्यूटिवली फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, ओके, मई, जून एंड जुलाई, ये जुलाई का कैंडल है अभी चल रहा है, ये मंथली कैंडल में इसको देख रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जुलाई का जो 3 साल 3 मंथ का जो इंडिकेटर निकल के आ रहा है ऑफ फियर इंडेक्स, दैट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। दैट मीन्स मार्केट ज्यादा से ज्यादा ओवर वैल्यूएशन जोन में जा रहा है। अब देखो हिस्टोरिकली होता क्या है। सो इफ यू सी ओवर ईयर, मार्केट ने जब 3 टाइम से करेक्शन दिया है उसके बाद में फियर इंडेक्स बढ़ा है। फियर इंडेक्स बढ़ा है, दैट मीन्स मार्केट हैज करेक्टेड। सो देयर इज अ हाई चांस दैट आफ्टर द 3 कैंडल्स either there will be a consolidations or mark price fear index will go up. Similarly आप यहाँ पे भी देखो, 3-4 कैंडल्स के बाद में फियर इंडेक्स गोज अप। सिमिलरली 3-4 कैंडल के बाद में फियर इंडेक्स स्टेड देयर, दैट मीन्स मार्केट कंसोलिडेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Similarly, over here also fear index fell down, immediately fear index went up. Over here also, if you see, fear index fell and then the market consolidated. So दो ही चांसेस है कि fear index जब ये गिरता है तो either वो consolidate हो या फिर वो यहाँ से ऊपर जाए। अगर यहाँ से ऊपर रहता है तो इमीडिएट मार्केट में हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। अगर कंसोलिडेट होता है तो मार्केट भी कंसोलिडेट करेगा along with this fear index. So what will happen we don't know, but as of now one thing is for sure, market is overvalued as per the VIX indicator. अब इसका एक रिलेशन हम FII एक्टिविटी के साथ भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली FII एक्टिविटी, FII की कैश पोजीशन यहाँ पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ DII। मैं काफी बार DII को नेग्लेक्ट करता हूँ बिकॉज सी DII के हाथ में ना कुछ होता नहीं है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इफ यू लुक एट दिस आर्टिकल फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, 27,000 करोड़ की मंथली SIP है म्यूचुअल फंड्स के हाथ में। सो जो DIIs है, ओके, मेनली म्यूचुअल फंड्स जो है उनके हाथ में ऑप्शन नहीं है टू रादर देन टू डिप्लॉय दिस मनी। उनको डिप्लॉय फोर्सिबली करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके क्लाइंट जो है वो उनको पैसा दे रहे हैं टू इन्वेस्ट इनटू अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। सो इररेस्पेक्टिव लॉस हो या प्रॉफिट हो वो क्लाइंट का होगा, उनको अपनी बिजनेस रन करनी है, उनको अपना कमीशन कमाना है। सो विच इज एवरी मंथ कमिंग, विच इज 20, दिस इज अ मैसिव अमाउंट विच इज कमिंग एवरी मंथ। सो इसलिए DII के हाथ में कुछ नहीं है, बट FII के हाथ में डेफिनेटली है। क्योंकि FII जब भी पैसा लेते हैं बड़े इन्वेस्टर्स का या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बॉडीज जब भी आती है, दे डू अ कंप्लीट स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड दैट्स व्हेन दे डिसाइड। सो एग्जांपल आप 2024 के अक्टूबर में देखोगे, FII pulled out the money and that was the time when market actually started falling. That was the top of the market अक्टूबर के पीरियड में। FII was pulling onto the money till this February. अब जनवरी फरवरी के मार्केट क्रैश जाकर देख सकते हो, इट वाज अ हेवी फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 15-20-25% इन द मार्केट। एंड लास्ट 3-4 मंथ्स से वो लोग अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। But immediately after 4 months, now in the month of July, they have again started slowing down. We don't know what will happen in August and September. Will they continue or they will further do a sell-off? We don't know. But as of now, ये कह सकते हैं कि overall जो thousands of FIIs जो daily का invest करते हैं crores of rupees in the Indian market, they are slowing down their input in the market. That's what we can understand. यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है कि यहाँ पे FII की कैश एक्टिविटी, FIIs जो है वो currently slow down हो रहा है। सो ये रहा यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग। ये म्यूचुअल फंड का कैश पोजीशन है। आप देखो म्यूचुअल फंड का कैश पोजीशन कितना इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अक्टूबर के टाइम पे ये लोग बाय कर रहे थे, ये लोग तब से बाई कर रहे हैं, ओके, क्योंकि इनके हाथ में अगेन दे हैव नो ऑप्शन टू नॉट टू डिप्लॉय द मनी। उनके हाथ में पैसा आता है म्यूचुअल फंड के हाथ में तो उनको डिप्लॉय करना पड़ता है। इसलिए हम म्यूचुअल फंड एक्टिविटी को नहीं FII एक्टिविटीज के ऊपर रिलाई करेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर करना, बिकॉज आपका एक सिंगल शेयर मुझे डेफिनेटली हेल्प करता है। ओके और लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट अभी करंटली इस पॉइंट पे है
मार्केट यहां से रिवर्स कब करेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रिवर्सिंग का प्रोसेस भी शुरू हो गया है एंड आई विल गिव यू हिंट टू इट। अब देखो रिसेंटली ये पीरियड में आरबीआई का रेट कट हुआ था। अब रेट कट होने के कारण क्या होता है, अगर रेट कट तो मान लो एक वो कुछ 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का हुआ था। 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट से क्या होगा कि काफी सारे कॉर्पोरेट्स जो है वो लोन लेगी और कैपेक्स करेगी। अब कैपेक्स जो है वो जनरली 12 to 18 मंथ्स की होती है। अब नेसेसरी नहीं है 12 to 18 मंथ्स है मतलब आफ्टर 12 to 18 मंथ्स कंपनीज के पास अर्निंग आएगी। काफी सारे सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज ऐसी होती है कि उनका एक्सपांशन प्लान जो होता है ना, कि उनको अगर अब्रॉड में एक्सपांड करना है, उन्होंने लोन ले लिया, इंडिया में अगर एक्सपांड करना है तो दे विल जस्ट गो एंड हायर 50, 80, 100 different people, train them in 2 to 3 months, and they are all ready to sell the products and services of the कंपनी। सो इसमें बड़ा कैपेक्स नहीं लगता है, तो ये सब कंपनीज भी अर्निंग करना चालू कर जाती है। तो इंडिया का आईटी सेक्टर जो है दैट विल इमीडिएटली स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द आरबीआई रेट कट, but after 2 to 3 months, not immediately now. And why I am saying after 2 to 3 months, that also I will explain in the next slide. So stick to रहिए इस वीडियो के ऊपर यहाँ तक। So ये 12 to 18 मंथ्स का एक कैपेक्स साइकिल है। So जो कैपिटल गुड सेक्टर है वो डेफिनेटली एक 12 to 18 मंथ्स लेगी। अब आरबीआई रेट कट के कारण क्या होगा, सो दीज कंपनीज की जो अर्निंग है, कुछ कंपनीज जो है वो इमीडिएट बेसिस पे अर्निंग देगी और कुछ कंपनी जो है वो थोड़ा स्लो डाउन करके कुछ एक 6, 8, 12 मंथ्स के बाद में अर्निंग देना चालू कर देगी। और हर एक कंपनी का कैपेक्स का साइकिल डिफरेंट होता है, कोई 6 मंथ में भी कैपेक्स करके गो लाइव कर देता है उसके प्रोडक्शन प्लांट को, कोई 18 मंथ भी लगाता है। एवरेज अप्रोक्सीमेटली 12 to 18 मंथ्स कहा जाता है। अब अर्निंग ग्रोथ जो है वो कंपनी की दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज विद टाइम, राइट। सो अर्निंग ग्रोथ अगर बढ़ गई, अगेन कमिंग बैक टू पीई रेशियो, ओके, प्राइस टू अर्निंग, तो अगर अर्निंग बढ़ गई तो ओवरऑल पीई रेशियो जो है वो कम हो जाएगी। ओके, सो अगर मार्केट इसी पॉइंट पे अगर कंसोलिडेट करती है यहाँ पे, ओके, तो अभी के टाइम पे इस पॉइंट पे मार्केट की पीई रेशियो जो 25.5 है वो आपको 6-7 महीने के बाद में यहाँ पे आकर 18-19 की भी हो जाएगी। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी बिकॉज अर्निंग्स हैज ग्रोन। Okay, but will the earnings grow in next immediately 3 or 4 months? I don't really think so. And why, मैं इसका justification आपको अगली वाले स्लाइड में देता हूँ। So definitely market यहाँ से एक consolidation वाले जोन में जा सकता है, that is one probability. But अगर earning slow down हो जाती है, which I think very likely that the earning will slow down in next 4 to 5 months, मैं आपको explain करता हूँ why. Then in that case उल्टा हो जाएगा, PE रेशियो जो है अभी करंटली जो 22.5 है वो बढ़ जाएगा 23-24 पे। दैट मीन्स मार्केट विल एट दिस पॉइंट पे, मार्केट अगर फिर से रहा यहाँ पे, मार्केट करेक्ट नहीं हुआ और अर्निंग ड्रॉप हो गई, तो भले ही ये पॉइंट सेम है ये दोनों पॉइंट, बट फिर भी मेरी जो वैल्यूएशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन कहा जाएगा, इसको 23-24 का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो मेरा बैंक एफडी जो है दैट विल बिकम मोर फेवरेबल टू मी देन बाइंग द मार्केट, ये सेंटिमेंट टर्न आउट हो जाएगा। सो पीई विल इवेंचुअली विल गो अप। ओके, दस अगर मार्केट की अर्निंग्स कम हो जाती है, द प्राइस हैज टू कम डाउन because only when this comes down, earning comes down, the PE यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे मिले, यहाँ पे भी PE इसकी होगी 22.5 की वैल्यू ही, बिकॉज अर्निंग्स हैज मेलो डाउन। सो ये अगेन ये डिपेंड करता है विद टाइम फ्रेम कि एग्जैक्टली अर्निंग कब आएगी। अब कंपनीज की अर्निंग कब आएगी इसका कुछ इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब निफ्टी को कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर हम देखें तो निफ्टी में काफी सारे सेक्टर्स है, उसमें से ये जो टॉप 3 सेक्टर है दैट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ निफ्टी इसको कंट्रोल करती है, ये 3 सेक्टर्स। अब इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनी है वो दैट विल डेफिनेटली पोस्ट अ गुड अर्निंग, बट नॉट नाउ, in 3 to 6 months from now. Why? Because of RBI rate cut. Financial services, NBFCs और बैंकिंग कंपनीज की एक ही ब्रेड एंड बटर होती है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। तो ये लोग अगर बोरो करते हैं बैंक से, सेंट्रल बैंक से, मान लो ये लोग आरबीआई से लोन लेते हैं एट अ रेट ऑफ लेट से 6% एग्जाम्पल, और बाहर जो लोन देते हैं मान लो ये लोग देते हैं 9%, तो इसको स्प्रेड कहा जाता है। ये जो स्प्रेड है दैट इज 3%, दैट इज द अर्निंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। सो आरबीआई के रेट कट के कारण इनका स्प्रेड डेफिनेटली 3 से मान लो 3.5-4%, 3.5 to 4% के आसपास इनका ग्रो होगा। सो ये लोग अर्निंग डेफिनेटली पोस्ट करेंगे, बट क्या ये लोग अर्निंग अभी पोस्ट करेंगे? नहीं, बिकॉज आप देखो अभी करंटली जो आरबीआई का रेट कट हुआ है दैट इज जस्ट 1 to 2 months बैक। ओके, सो दीज ऑल कंपनीज हु विल बी टेकिंग लोन, ये लोग इमीडिएटली रीपे नहीं करने वाले, ये लोग लोन लेंगे, लोन सैंक्शन होगा, लोन प्रोसेस होगा, आने वाले 3 to 4 मंथ्स के बाद में एक हायर इंटरेस्ट रेट का जो लोन अभी जो बैंक्स सैंक्शन कर रहे हैं इन सब कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को, ये लोग वो रीपे करना चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे आने वाले 3 to 4 मंथ्स के बाद में एग्जैक्टली वी विल सी दैट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी विल स्टार्ट पोस्टिंग गुड रिजल्ट, बिकॉज ऑफ विच मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप। बट विल दैट हैपन नाउ? नो, मार्केट अभी इमीडिएटली इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा है आईटी सेक्टर, जो कि 11% है।
अब आईटी सेक्टर का ग्रोथ कहाँ से ड्रिवन है? अब देखो इंडियन का आईटी सेक्टर जो है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये आप देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन सब के स्टॉक्स जो है ना करंटली एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। ये अगेन ये कोई बाय रिकमेंडेशन सेल नहीं है, मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन। सो अभी करंटली जो आईटी सेक्टर जो है, आप देखो आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू हमेशा आता है थ्रू एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में होगा क्या? एग्जांपल देखो आप यूएस का, अगेन मैं सिर्फ एक यूएस का एग्जांपल ले रहा हूं, बट आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट्स टू मेनी अदर जियोग्राफीज टू। यूएस सेक्टर जो है ना लास्ट 3 मंथ से, ओके ये तो अभी इमीडिएटली 3 मंथ से, बट जो ट्रम्प के टैरिफ्स एंड वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर देयर इन यूएस, यूएस बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग दी आईटी सर्विसेज, जो इंडिया इंपोर्ट करती है आईटी सर्विसेज, उनके रिसोर्सेज जाकर वहां पे काम करते हैं, देन दे अर्न इन डॉलर्स। लास्ट 3 मंथ से इनमें एक स्लो डाउन आया है। तो इस स्लो डाउन का रिजल्ट जो है वो अभी से, ये जून के क्वार्टर में, जून के क्वार्टर के जो आईटी सर्विसेज के रिजल्ट आएंगे अप्रैल मई जून के, वहां पे हमें दिखने मिलेगा। बट लेकिन अभी इमीडिएट 3 मंथ्स में ग्रो हुआ है, राइट? सो इमीडिएटली, सो जून जुलाई अगस्त में जो रिजल्ट आएगा, अगस्त के बाद में जो रिजल्ट आएगा आईटी सेक्टर का, वो ग्रो करेगा। सो फॉर श्योर है कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो भी आने वाले 3 to 4 मंथ्स के बाद में एक अच्छा अर्निंग, 3 to 4 मंथ्स नहीं, ये थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम हो सकता है, 2 to 3 मंथ्स के बाद में इसकी एक अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो 2 to 4 मंथ्स, आईटी सर्विसेज ऑल्सो 2 to 3 मंथ्स। ऑयल एंड गैस, आई विल लीव द टॉपिक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आई डोंट नो, क्योंकि काफी सारे ग्लोबल ट्रेड वॉर और जियो पोलिटिकल इशूज इसके साथ कंसर्न रहते हैं ऑफ ऑयल एंड गैस। ओके, सो अगर हम इसको समराइज करें एज टू अवर अंडरस्टैंडिंग, पी रेशियो को हमने देखा, करंटली ये मॉडरेट वैल्यूएशन पे है। पीबी रेशियो भी देखा हमने, मॉडरेट वैल्यूएशन पे। इससे कुछ कंक्लूजन हमें निकल नहीं पा रहा है, इतना समझ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। बुफेट इंडिकेटर जो है दैट इज वेरी हाईली वैल्यूड एज ऑफ नाउ। सो बुफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट, और बुफेट इंडिकेटर अगेन आई रिकॉल इट इज जस्ट स्लाइस ऑफ द पिज्जा विच इज वेरी हाई than the pizza itself. That's important to understand. VIX जो है that is also very high, over valuation zone में है। FII activities are slowing down. RBI rate cut that will keep contributing approximately in 3, 4 to 6 months from now, not immediately. So I'm not finding a real big reason for the market to go up as of now based on this data points. आई होप आप एक कंक्लूजन तक पहुंचे हो। ये वीडियो का थीसिस और ये वीडियो का पर्पस यही है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड यू लर्न from this video and you are able to judge by yourself how the market really looks, what the market really looks for when it comes to valuation. Thank you so much for watching. If you have liked this video, please do like, subscribe and comment and share this with your friends. That adds a lot of motivation for me to make many such valuable videos ताकि मैं और भी videos आपके लिए बना पाऊँ. Thank you so much guys. See you in the next video. Take care. Bye bye.